नमस्कार मित्रों, कैसे स्कूल ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम हिंदी साहित्य के एक टॉपिक छंद विधान पर चर्चा करेंगे। छंद किसे कहते हैं, छंद की जानकारी हम कैसे करें, छंद को हम कैसे पहचानें। विद्यार्थियों के लिए काफ़ी कठिन होता है छंद के बारे में जानना, क्योंकि उसके नियमों की हमें जानकारी नहीं होती और जानकारी के अभाव में वो छंद हमारे लिए कठिन हो जाते हैं। तो आज हम जानकारी करेंगे कि छंद किसे कहते हैं, छंद में किस प्रकार से मात्राएं लगाई जाती है, किस प्रकार से उनकी गणना की जाती है। जो छंद का टॉपिक है वो कक्षा 12 हिंदी साहित्य में 6 अंक इसके लिए निर्धारित है। और जो छंदों के प्रकार होते हैं, 2 प्रकार होते हैं, वर्णिक छंद होते हैं, मात्रिक छंद होते हैं। तो वहाँ से एक एक प्रश्न, एक वर्णिक छंद में से और एक मात्रिक छंद में से 3-3 अंक के 2 प्रश्न इसके लिए निर्धारित है। तो वहाँ से प्रश्न किए जाते हैं। सबसे पहले हम छंद की परिभाषा की बात करें। छंद किसे कहते हैं, छंद क्या होता है। तो जब कोई भी कवि कविता लिखता है, जब किसी कविता को निश्चित संख्या में मात्राओं अथवा निश्चित वर्णों के अनुसार लिखा जाता है, यानी कोई कवि कविता लिखता है तो उसमें जो मात्राओं की संख्या है वो पहले निश्चित की जाती है, अथवा जो वर्ण है वर्णों की संख्या निश्चित की जाती है, उसके अनुसार कविता लिखी जाती है, उसे छंद कहते हैं। इसमें एक और चीज़ ध्यान रखी जाती है कविता लिखते समय, इसमें यथास्थान पर विराम यानी कहाँ रुकना है इसका भी ध्यान रखा जाता है। जो यति है यानी कहाँ पर उसको यति देनी है, तथा गति यानी उतार चढ़ाव, गति कितनी गति होनी चाहिए कविता की, इनका पालन किया जाता है तो उसे छंद कहते हैं। यानी कोई भी कविता छंद के बिना अधूरी होती है। उसमें वर्ण कितने रखने हैं, वर्णों की संख्या कितनी रखनी है, मात्राओं की संख्या कितनी रखनी है। अगर मात्राओं की निश्चित संख्या पर ध्यान दिया जाए तो मात्रिक छंद के अंतर्गत आएगा, और वर्णों की संख्या के अनुसार ध्यान रखा जाए तो वर्णिक छंद के अंतर्गत उसे लिया जाता है। और इसमें ये भी ध्यान रखा जाता है कहाँ पर विराम लेना है इस कविता के अंदर, कहाँ पर रुकना है थोड़ा सा, कहाँ उसकी यति और गति कितनी होनी चाहिए। इन सभी नियमों का पालन छंद के अनुसार किया जाता है, उसे छंद कहा जाएगा। अब हम मात्राओं की गणना कैसे करें, इसके लिए क्या नियम निर्धारित है, इसके संबंध में चर्चा करते हैं। मात्राएं एवं उनकी गणना कैसे करें। जैसे हम कहाँ उसमें जो मात्राएं होती हैं उनकी गणना के लिए जो चिन्ह निर्धारित हैं, उनके लिए आई अर्थात इसको हम खड़ी पाई भी बोलते हैं, खड़ी पाई के नाम से संबोधित करते हैं। एक इसके लिए निर्धारित है जहाँ पर ऋस्व अर्थात लघु वर्ण आए, जैसे अ, इ, उ आदि से युक्त वर्ण आए, वहाँ पर खड़ी पाई का प्रयोग किया जाएगा। जैसे शब्द है क म ल, अब इनके अगर हम जो गण चिन्ह लगाएं तो इसके लिए तीनों जगह खड़ी पाई का प्रयोग किया जाएगा। यानी जो संयुक्त वर्ण है जो अ, इ और उ से युक्त जो वर्ण है उनके लिए हमेशा खड़ी पाई का ही प्रयोग किया जाता है। जैसे कि शब्द हैं, इसकी एक मात्रा गिनी जाती है। जैसे मान लो शब्द लिख रहे हैं रवि, अब इनमें हम गणचिन्ह लगाएंगे तो इसके लिए एक मात्रा, और इसमें छोटी ई होने के कारण इसमें भी एक मात्रा ही गिनी जाएगी। इस प्रकार से जो इनसे युक्त वर्ण आते हैं वहाँ हमेशा खड़ी पाई अर्थात एक मात्रा उसकी गिनी जाती है। अब हम दीर्घ वर्ण की बात करें, 2 मात्राओं की बात करें, 2 मात्राओं की गणना, इसको यस नाम से भी संबोधित करते हैं। इसकी गणना 2 मात्राओं के अनुसार की जाती है। जैसे दीर्घ वर्ण, जैसे आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ और औ, इसके लिए जो चिन्ह लगाया जाएगा इस तरह से चिन्ह यस का चिन्ह लगाया जाएगा। इसकी गणना 2 मात्राओं के रूप में की जाती है। आगे जैसे शब्द लिखे हम आकाश, इस पर अगर गणचिन्ह लगाने की बात की जाए तो यहाँ
अब जिनमें अधिक समय लगता है बोलने में, इनका उच्चारण करने में, तो ये इस तरह से इसकी गणना हम करेंगे। 2SI यानी इनमें कुल 5 मात्राएं, इसके लिए 2 संख्याएं निर्धारित है। आगे देखें, जैसे संयुक्त अक्षर से पूर्व वाला वर्ण जो होता है वहाँ भी हम यश का प्रयोग करते हैं। जैसे शब्द है मान लो रम्य, अब इससे पूर्व जैसे संयुक्त अक्षर है, इनसे पूर्व वाला वर्ण यहाँ दीर्घ ऋस्व होते हुए इसको हम दीर्घ के अंतर्गत ही गिनेंगे, जबकि ये ऋस्व के अंतर्गत आएगा पीछे वाला। नियम है कि संयुक्त अक्षर से पूर्व वाला जो भी वर्ण आएगा उसको भी हम दीर्घ के अंतर्गत ही रखेंगे और इसकी गणना 2 मात्राओं के रूप में की जाएगी। आगे इसका नियम, तीसरा नियम, पहला नियम, दूसरा नियम, तीसरा नियम, जो चंद्र बिंदु वाले अक्षर होते हैं उनको हम किसके अंतर्गत लें? चंद्र बिंदु वाले जो अक्षर आएंगे उसकी गणना भी हम, चंद्र बिंदु वाले जो भी अक्षर आएंगे उसकी भी 1 मात्रा के रूप में ही गणना की जाएगी, यानी उसको भी दीर्घ माना जाएगा। जैसे ये हंस चंद्र बिंदु है, अब इसके हम गण चिन्ह लगाएंगे, इसको I और I यानी छोटी खड़ी पाई के रूप में, यानी 1 मात्रा के रूप में उसको गिना जाएगा। अगर शब्द है अनुस्वार वाला, तो अनुस्वार जहाँ भी लगा होगा उसकी 2 मात्राएं गिनी जाएगी। ये अच्छी तरह से याद रखना है हमें, अनुस्वार और चंद्र बिंदु। अगर चंद्र बिंदु लगा है तो उसकी गणना 1 मात्रा के रूप में की जाएगी, खड़ी पाई का प्रयोग हम उसके ऊपर करेंगे। और अगर अनुस्वार है, अनुस्वार होने पर उसकी गणना 2 मात्राओं के रूप में की जाएगी, 2 मात्राओं के रूप में उसकी गणना की जाएगी। तो इस तरह से कुछ नियम है, उनका हमें ध्यान रखना है। जैसे अ, ई और यू, ऊ, अ, ई और ऊ से युक्त वर्ण जहाँ भी आएंगे उनकी गणना हम 1 मात्रा के रूप में करेंगे। अब दीर्घ वर्ण की बात की जाए तो आ, ई, ऊ, ए, ऐ, ओ, औ, इन सब की गणना करेंगे हम 2 मात्रा के रूप में, यश चिन्ह इसके ऊपर लगाया जाएगा। और संयुक्त अक्षर की बात करें तो संयुक्त अक्षर से पूर्व वाला जो वर्ण होगा, जैसे मैंने यहाँ 2 उदाहरण लिखे हैं, रम्य और स्वर, तो इनसे पूर्व, संयुक्त अक्षर से पूर्व जो भी अक्षर आएगा उसमें भी हम दीर्घ अक्षर मान करके उसकी गणना 2 मात्राओं के रूप में करेंगे। चंद्र बिंदु अगर शब्द के ऊपर है, जैसे यहाँ उदाहरण के रूप में मैंने 2 उदाहरण बताए हैं, चंद्र बिंदु अगर उसके ऊपर है तो उसकी गणना भी 2 मात्राओं के रूप में की जाएगी। चंद्र बिंदु तो 1 मात्रा के रूप में की जाएगी, और अनुस्वार है तो 2 मात्रा के रूप में उसकी गणना की जाएगी। तो ये कुछ ध्यान देने योग्य बातें हैं। अब हम आगे चलें और विचार करें गणों के बारे में। गणों की बात जानकारी हमें होनी चाहिए। गण कितने होते हैं, गण किसे कहते हैं, हम इसकी किस प्रकार से गण विचार करें, तो ये मा, ता, रा, ज, भा, न, स, ल, गा। इस प्रकार से हम गिनती करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 गण हमारे सामने आते हैं और इनको हम याद रखेंगे। गणों की संख्या की बात करें तो गणों की संख्या 8 होती है। इनके हम गण चिन्ह, अगर हम जैसे गण चिन्ह लगाएं तो जो ये है यह गण, इसको हम कहेंगे यह गण। और इसके चिन्हों की बात करें तो इस प्रकार से इसका चिन्ह बनेगा, क्योंकि यहाँ दीर्घ स्वर है तो हम यहाँ इसका प्रयोग करेंगे और यहाँ खड़ी पाई का प्रयोग करेंगे। इसका जो चिन्ह बनेगा वो इस प्रकार से चिन्ह बनेगा। ये हमें अच्छी तरह से ध्यान में देना है कि ये चिन्ह इस तरह से बनेगा। जैसे उदाहरण के तौर पर शब्द लिखेंगे यहाँ पर यशोदा, तो इसका जो इस प्रकार से इसका चिन्ह बनेगा। दूसरा है जो मगण, इसका हम चिन्ह गण चिन्ह लगाएंगे इसके मगण के, तो मा, ता, रा, इसके साथ से
3 यस मातारा। इसके बाद तगण, ता है तो तगण। अब तगण का जो गण चिन्ह लगाएंगे हम ताराज, इसके हिसाब से यस यस आई। इसके बाद रगण, र का रा, यस आई यस, तो इसके गण चिन्ह लिखेंगे यस आई यस। उसके बाद जगण, उसके बाद जगन, तो जगन के गण चिन्ह लगाएंगे हम इस प्रकार से आई यस आई। जगन के बाद भगन, यस आई आई। पहला गण, दूसरा गण, तीसरा गण, चौथा गण, पांचवा गण, छठा गण, सातवां गण, नगण, तो नगण बनेगा आई आई आई। अब आगे शगण, जो आठवां गण बनेगा वो बनेगा शगण, सलगा, तो आई आई यस। इस प्रकार से, और अंत में ये लघु और ये गुरु। इस प्रकार से जो गण चिन्ह है वो हमें याद रखने होंगे। इसके लिए सूत्र जो दे रखा है वो याद रखेंगे। 8 गण होते हैं, इनका सूत्र होता है ये माता राज भान शलगा। इसको अच्छी तरह कंठस्थ याद रखेंगे। इसके स्तर पर ही हम जो गण है वो तैयार करेंगे, गण चिन्ह तैयार करेंगे। जैसे ये माता, अब ये इसका एक आई, माँ ये दीर्घ स्वर होने के कारण यस, ता दीर्घ स्वर होने के कारण यस, तो इसका जो गण चिन्ह बना यगण का आई यस यस। इस तरह से हम गण चिन्ह बना सकते हैं और इन गण चिन्हों को बहुत अच्छी तरह से हमें याद रखना है। इसके अनुसार ही हम छंदों में जो गण चिन्ह है वो लगाएंगे, और इसके अनुसार हमें जो हम वर्णिक छंद पढ़ेंगे तो वहाँ पर हमें ये सब इनकी जानकारी होना बहुत आवश्यक है। तो आज हमने छंद विधान के संबंध में चर्चा की। कल छंद विधान के अंतर्गत हम मात्रिक छंद से छंद की शुरुआत करेंगे। आने वाले वीडियो को देखते रहें, लाइक करें, और आने वाले वीडियो में हम मात्रिक छंदों के संबंध में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।